अब देखना चैप्टर का अगला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपन, आइडेंटिफाइंग द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी। तो दोबारा से ऐसे 315 का एप्लीकेशन आ रहा है। अगर ऐसे 315 की बात करें तो एज पर ऐसे 315 द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, है ना, आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब जब हम आईटी की अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो अपने को आईटी रिस्क को भी आइडेंटिफाई करना रहेगा। क्या करना रहेगा सर? ऐसे 315 के हिसाब से 315 के हिसाब से अपने को आईटी रिस्क को भी आइडेंटिफाई करने का रहेगा। We have to identify IT risk. We have to identify IT risk. And ऐसे 330 के हिसाब से we have to design the response towards the assessed IT risk. ठीक है, तो ये तो एकदम बेसिक सी चीजें हैं कि जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, तो उस एप्लीकेशन की वजह से क्या रिस्क अराइज हो रहा है। अब सबसे बड़ा रिस्क जो आईटी की वजह से अराइज होता है वो होता है साइबर सिक्योरिटी का रिस्क। क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी का रिस्क। कि सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रिस्क होता है, बिकॉज व्हेन वी थिंक अबाउट आईटी सिस्टम तो भाई सबसे बड़ा रिस्क क्या है? आईटी सिस्टम इज वल्नरेबल, है ना। हो सकता है कोई हैकर हमारे सिस्टम को एक्सेस कर ले, ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को एक्सेस कर ले और जो भी क्रूशियल डाटा वगैरह है उसको डिस्ट्रॉय कर दे, उसको डिलीट कर दे या उसको किसी के साथ शेयर कर दे। तो ये सारा रिस्क आईटी के अंदर होता है। ऑल दिस रिस्क एग्जिस्ट इन द आईटी सिस्टम। इफ यू रिमेंबर, ऐसे 315 के अंदर मैंने तुमको ये टॉपिक कराया भी था आईटी रिस्क बोल के, और एक एग्जाम्पल दिया था रिस्क ऑफ हैकिंग कि सोच के देखो यार, एक हैकर है जिसके पास वो जो हैकर है वो क्या कर रहा है? वो अनऑथराइज्ड एक्सेस ले रहा है और सिस्टम में क्या कर रहा है? एक्सेस ले रहा है। तो उस हैकर को तुमने एक्सेस दे नहीं रखा है, बट वो क्या कर रहा है? जो हैकर है वो अपनी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज के बियॉन्ड जाकर, जो प्रिविलेजेस उसे असाइन किया गया है उसके बियॉन्ड जाकर वो क्या कर रहा है? सिस्टम को हैक कर रहा है, सिस्टम का एक्सेस ले रहा है, मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस ले रहा है। अनऑथराइज्ड एक्सेस लेके वो क्या कर रहा है? डाटा को डिस्ट्रॉय कर रहा है, डाटा को डिलीट कर रहा है, डाटा को मॉडिफाई कर रहा है। तो उसकी वजह से प्रोसेसिंग भी गलत हो रहा है, क्योंकि एक तो क्या हो गया कि जो डाटा है उस डाटा को डिस्ट्रॉय कर दिया, डिलीट कर दिया। एक होता है कि जो भी कोडिंग किया हुआ है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन सेट किया हुआ है, उस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया, उस कॉन्फ़िगरेशन को मॉडिफाई कर दिया। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी डाटा का प्रोसेसिंग होगा वो गलत होगा, है ना। तो जो भी रिपोर्ट निकलेगा वो भी गलत निकलेगा। तो अगर कोडिंग चेंज कर देगा हैकर तो डाटा का प्रोसेसिंग गलत होगा, आउटपुट गलत निकलेगा। या हो सकता है वो डाटा को डिलीट कर दे, या वो हो सकता है डाटा को डिस्ट्रॉय कर दे, और हो सकता है वो पासवर्ड ही चेंज कर दे सिस्टम का। इसकी वजह से क्या होगा कि जो ओरिजिनल यूजर होगा वो खुद ही सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हैकर ने ना केवल सिस्टम को एक्सेस किया बल्कि पासवर्ड वगैरह भी चेंज कर दिया, और ओरिजिनल यूजर ही क्या नहीं कर पा रहा? सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पा रहा। इस सारे रिस्क को अपन क्या बोलते हैं? साइबर सिक्योरिटी का रिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइबर सिक्योरिटी का रिस्क बोलते हैं। तो ये सारा रिस्क किस वजह से अराइज हो रहा है? आईटी सिस्टम यूज करने की वजह से अराइज हो रहा है। और ये सारा रिस्क ज्यादा तब अराइज होगा कि जब ऑटोमेशन जो एंटिटी यूज कर रहा है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। देर इज मोर कॉम्प्लेक्सिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑटोमेशन, द मोर द आईटी रिस्क। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑटोमेशन, उतना ही ज्यादा क्या होगा सर? आईटी रिस्क होगा। और अपने को क्या देखना रहेगा कि उन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए मैनेजमेंट कौन से कंट्रोल्स लगा रहा है, कि अगर रिस्क एग्जिस्ट करता है तो उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए मैनेजमेंट कौन से कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कर रहा है। दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। तो हाउ टू आइडेंटिफाई द आईटी रिस्क? इन आइडेंटिफाइंग द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी, ऑडिटर में कंसिडर, ऑडिटर क्या कंसिडर करेगा? नेचर ऑफ द आइडेंटिफाइड आईटी एप्लीकेशन। क्या कंसिडर करेगा? नेचर ऑफ द आइडेंटिफाइड आईटी एप्लीकेशन। Applicable risk arising from the use of IT, which may also be identified as cyber security. It is also more likely that there will be more risk arising from the use of IT when the volume or complexity of the automated controls is higher. तो अगर automated controls का complexity ज्यादा होगा तो रिस्क भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। क्या होगा? रिस्क भी ज्यादा होगा। और मान लीजिए मैनेजमेंट उस ऑटोमेटेड कंट्रोल्स पे ज्यादा रिलायंस प्लेस कर रहा है, ज्यादा भरोसा प्लेस कर रहा है, सारा रिपोर्ट वगैरह उसी के भरोसे बन रहा है, उसी के बेस में बन रहा है, तो रिस्क भी ज्यादा रहेगा। Now, what is the risk arising from the use of IT? तो यहां पे वो एकदम हैकर वाला जो एग्जांपल है वही याद रखो कि क्या रिस्क है राइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी। कि मान लो ये मेरा कंप्यूटर सिस्टम है, यहां पे एक हैकर बैठा है। क्या कर रहा है? हैकर बैठा है। अब उस हैकर को हमने एक्सेस नहीं दिया सिस्टम को एक्सेस करने का, ठीक है ना। उस हैकर को हमने प्रिविलेजेस नहीं दिया है, हमने एक्सेस नहीं दिया है सिस्टम को एक्सेस करने का। बट वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? he will gain access privilege, he will gain access privilege। ये कौन है? IT पर्सनल है। ये कौन है? IT पर्सनल है। अब ये क्या करेगा? ये जो IT पर्सनल है, he will gain access privilege, he will break down the segregation of duty task। मान लो ये एक IT पर्सनल है,
ठीक है, इसको एक्सेस नहीं दिया गया है इस सिस्टम में एक्सेस करने का, बट ये क्या करेगा, ही विल गो बियॉन्ड द एक्सेस गिवन टू हिम, ही विल गो बियॉन्ड द एक्सेस गिवन टू हिम, एंड ये क्या करेगा, एक्सेस प्रिविलेज मिसयूज करके अनऑथराइज्ड एक्सेस करेगा। क्या करेगा सर, अनऑथराइज्ड एक्सेस करेगा, और अनऑथराइज्ड एक्सेस करके क्या करेगा, चेंजेस करेगा। क्या करेगा, चेंजेस करेगा, यानी कि मैनुअल इंटरवेंशन करेगा। यानी कि आप बोल सकते हो ये क्या करेगा सर, मैनुअल इंटरवेंशन करेगा। क्या करेगा, मैनुअल इंटरवेंशन करेगा। तो एकदम लॉजिकली सोचना है, एक आईटी पर्सनल है, वो क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है प्रिविलेज दैट वाज गिवन टू हिम, ही इज गोइंग बियॉन्ड दैट, जो भी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज उसको दिया गया था वो उसके बियॉन्ड जा रहा है, मिसयूज कर रहा है अपने हक को, अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहा है, चेंजेस कर रहा है, मे बी मास्टर फाइल में चेंजेस कर रहा है, मे बी प्रोग्राम में चेंजेस कर रहा है, मैनुअली इंटरवीन कर रहा है। मैनुअली क्या कर रहा है सर, इंटरवीन कर रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, डाटा लॉस। इसकी वजह से क्या हो रहा है, डाटा लॉस या डाटा करप्शन। इसकी वजह से क्या हो रहा है सर, डाटा लॉस। ठीक है, तो ये सारा क्या है सर, आईटी रिस्क है। ये सारा क्या है, आईटी रिस्क है। लॉजिकली सोचो, ये सारा क्या है, आईटी रिस्क है। और उसके अलावा एक आईटी रिस्क हमेशा होता है सिस्टम डाउन टाइम का। तुमने देखा होगा कभी कभी अचानक से सर्वर काम नहीं कर रहा, वेबसाइट काम नहीं कर रहा, तो एक रिस्क हमेशा है कि आईटी सिस्टम काम नहीं कर रहा, सिस्टम डाउन है। तुमने सुना होगा बहुत बार। अब वो सिस्टम डाउन क्यों है, या तो हार्डवेयर का कोई इश्यू आ गया, या तो सॉफ्टवेयर का कोई इश्यू आ गया, या तो कोई हैकिंग वगैरह हो गया, कुछ भी हो सकता है, बट सिस्टम डाउन है। उस रिस्क का तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, इनहेरेंट रिस्क है वो, कि अगर आप आईटी सिस्टम यूज कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, आप आईटी को अडॉप्ट कर रहे हो अपने बिजनेस एप्लीकेशन में, तो भैया रिस्क ऑफ सिस्टम बिंग डाउन टाइम, वो एक इनहेरेंट रिस्क होगा ही होगा। और हार्डवेयर किसी इशू की वजह से हो सकता है, सॉफ्टवेयर की इशू की वजह से हो सकता है कोई सिस्टम हैक कर ले, कोई भी वजह हो सकती है। तो ये सारा कारण है, दैट इज रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी। एकदम लॉजिकली सोचो, ये सारे पॉइंट्स आपके हो जाएंगे। तो अनऑथराइज एक्सेस टू डाटा, क्या क्या है करने, अनऑथराइज एक्सेस टू डाटा, और क्या क्या डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा और इम्प्रॉपर चेंजेस टू डाटा। इसकी वजह से क्या हो रहा है सर, डाटा लॉस या डाटा करप्शन हो रहा है। तो अब यहां पे क्या हुआ है, जो आईटी पर्सनल है, ही हैज गेन्ड एक्सेस प्रिविलेजेस बियॉन्ड दोज नेसेसरी टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज बाय ब्रेकिंग डाउन सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। फिर वो क्या कर रहा है, अनऑथराइज चेंजेस कर रहा है टू डाटा इन मास्टर फाइल्स, या फिर वो अनऑथराइज चेंजेस कर रहा है टू आईटी एप्लीकेशन। ये वाला पॉइंट ना अलग बना दो, अनऑथराइज चेंजेस टू डाटा इन मास्टर फाइल्स, इसको अलग बना दो, तो 1 2 3 हो जाएगा। या फिर अनऑथराइज चेंजेस टू आईटी एप्लीकेशन, या फिर अब क्लाइंट है खुद ही अपडेट्स वगैरह नहीं कर पा रहा क्योंकि उसने पासवर्ड चेंज कर दिया है, वो क्या कर रहा है, इन अप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन कर रहा है। डाटा लॉस करप्शन पहले ही डिस्कस कर लिया। एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ सिस्टम डाउन टाइम, और ये रिस्क ऑफ सिस्टम डाउन टाइम की टाइम क्यों है सर, हो सकता है हार्डवेयर काम ना कर रहा हो, कोई सॉफ्टवेयर काम ना कर रहा हो, कोई कॉन्फ़िगरेशन में टेक्निकल ग्लिच आ गया है, कोई साइबर अटैक हो गया है, कोई भी कारण हो सकता है, और उसकी वजह से क्या होगा, बिजनेस हैम्पर होगा। आपका वेबसाइट नहीं चलेगा 4 घंटे तो बिजनेस हैम्पर होगा ना भाई। अमेजॉन का अगर बिजनेस 2 मिनट भी ना चले ना, तब भी बिजनेस बहुत मेजर तरीके से हैम्पर होगा। तो वो हाई सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं टू इंश्योर कि उनको डाउन टाइम फेस ना करना पड़े, है ना, टू इंश्योर कि उनको डाउन टाइम फेस ना करना पड़े। वो हाई क्या करते हैं सर, कॉन्फ़िगरेशन से इंश्योर करते हैं, क्योंकि 2 मिनट का भी डाउन टाइम हो गया तो तुम उनको कितना करोड़ों का लॉस होगा तुम इमेजिन नहीं कर सकते। दुनिया भर में अमेजॉन ऑपरेट करता है और हर सेकंड वहां सेल्स होती है प्रोडक्ट्स की। अब देखना अगला टॉपिक आता है, know how to identify the IT dependencies impacting the audit। know how to identify the IT dependencies impacting the audit। अब अपने को यह भी देखना होगा कि जो क्लाइंट का बिजनेस है वो किस हद तक आईटी पे डिपेंडेंट है, जो क्लाइंट का बिजनेस है वो किस हद तक आईटी में डिपेंडेंट है, और वो हमारे ऑडिट प्रोसेस को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। तो व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई इज द आईटी डिपेंडेंसीज अफेक्टिंग द ऑडिट, कि किस हद तक एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आईटी में डिपेंडेंट है, कितना किस एक्सटेंट तक वो आईटी को अपने बिजनेस मॉडल में इंटीग्रेट करके बैठे हैं, किस हद तक वो अपने आईटी को बिजनेस ऑपरेशंस में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बैंकों की बात करें तो बैंक जो होती है ना, वो आईटी में बहुत जबरदस्त तरीके से डिपेंडेंट होता है, बिकॉज बैंक का ज्यादातर ऑपरेशंस आईटी को यूज करके ही होता है। एंड आईटी इज इंटीग्रेटेड इनटू द बिजनेस मॉडल ऑफ द बैंक्स कि वी हैव टू यूज आईटी, एंड विदाउट आईटी अपना सर्वाइवल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अपने को यह अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी कि जो एंटिटी है वो किस हद तक आईटी पे डिपेंडेंट है,
जो एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो किस हद तक आईटी में डिपेंडेंट है, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या उनके बिजनेस मॉडल में इंटीग्रेट किया गया है। और आईटी यूज करने की वजह से, अब क्योंकि वो आईटी में डिपेंडेंट है तो वो आईटी बहुत ज्यादा यूज करेंगे, स्केल अप करके यूज करेंगे, और जब वो आईटी सिस्टम यूज करेंगे तो उसकी वजह से रिस्क भी अराइज होगा। तो भैया कितना रिस्क अराइज होगा फ्रॉम यूजिंग आईटी। अब जब रिस्क अराइज होगा तो उनको कंट्रोल्स भी लगाने होंगे टू ओवरकम दोज रिस्क। तो मेरे को यह भी देखना होगा कि आपने कंट्रोल्स क्या क्या लगाया टू ओवरकम द आईटी रिस्क, आपने कंट्रोल्स क्या क्या लगाया टू ओवरकम द आईटी रिस्क। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई आईटी डिपेंडेंसीज। तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द एंटिटीज आईटी डिपेंडेंसीज इन ए कंसिस्टेंट क्लियर मैनर हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंटिटीज रिलायंस अपॉन इंटरनल आईटी सिस्टम। Then understand how IT is integrated into the entity's business model. Identify potential risk arising from the use of IT and also identify related IT general controls and enables us to develop an efficient and effective audit approach. How IT dependencies arise and what are the types of IT dependencies? अब एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अब IT dependencies किस प्रकार में होती हैं। अब IT dependency का मतलब समझ में आया कि किस हद तक ऑर्गेनाइजेशन IT पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल बैंक है तो सारा कैलकुलेशन IT को यूज करके होता है। बैंक अपने वहां पे जो भी कैलकुलेशंस करती है सब कुछ आईटी को यूज करके करती है। बैंक के वहां पे जो भी प्रोसेसिंग होता है वो आईटी को यूज करके करता है होता है। काफी जगह बैंक जो कंट्रोल सिस्टम लगाता है, जो कंट्रोल्स लगाता है वो भी आईटी सिस्टम को यूज करके लगाता है। ठीक है, तो इस बैंक जो है बहुत ज्यादा आईटी पे डिपेंडेंट है। बैंक जो है बहुत ज्यादा आईटी पे डिपेंडेंट है। काफी सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं बैंक के जो आईटी पे डिपेंडेंट होती है। जो भी रिपोर्ट जनरेट होता है बैंक्स में वो सारा आईटी को यूज करके होता है। जो सिक्योरिटी लगाया जाता है वो भी आईटी को यूज करके लगाया जाता है। ठीक है, ओटीपी बेस्ड मैकेनिज्म मान लो, तो जो ओटीपी बेस्ड मैकेनिज्म बैंक ने लगाया है वो क्या है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। वो किस चीज को यूज करके लगाया है, आईटी को यूज करके लगाया है। जो रिपोर्ट जनरेट होता है वो सारा आईटी को यूज करके होता है। जो कंट्रोल्स इंप्लीमेंट होता है वो सारा आईटी को यूज करके होता है। So how IT dependencies arise and what are the types of IT dependencies? So well, IT dependencies are created when IT is used to initiate, authorize, record, process or report transactions. तो आईटी डिपेंडेंसीज कब क्रिएट होती है, जब आईटी सिस्टम यूज होता है टू इनिशिएट, ऑथराइज, रिपोर्ट, रिकॉर्ड, प्रोसेस और रिपोर्ट ट्रांजैक्शंस और अदर फाइनेंशियल डाटा फॉर इंक्लूजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और बोला कुल मिला के 5 प्रकार की आईटी डिपेंडेंसीज होती है। कुल मिला के 5 प्रकार की आईटी डिपेंडेंसीज होती है, जिसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है कि हमारे जो सीए सर हैं वो आईटी पे डिपेंडेंट है। हमारे जो सीए सर हैं वो आईटी पे डिपेंडेंट है। क्या बोला मैंने, हमारे जो सीए सर हैं वो आईटी पे डिपेंडेंट है। तो टाइप्स ऑफ आईटी डिपेंडेंसीज क्या हो गया, सीए सर। टाइप्स ऑफ आईटी डिपेंडेंसीज क्या हो गया सर, सीए सर। व्हाट इज सीए सर? सी से कैलकुलेशंस, सी से कैलकुलेशंस कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कैलकुलेशंस होता है, जो भी डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशंस होता है, जो भी इंटरेस्ट बेस्ड कैलकुलेशंस होता है, वो सब आईटी सिस्टम को यूज करके होता है। उसके बाद ए से ऑटोमेटेड कंट्रोल्स कि ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे ऑटोमेटेड कंट्रोल्स लगा रखे हैं और बहुत सारे बिजनेस के डिसीजंस ऑटोमेटेड कंट्रोल्स की मदद से होती है। उसके बाद सीए सर एज फॉर सिक्योरिटी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारा जो कंट्रोल्स लगाया गया है वो भी आईटी के इस्तेमाल से लगाया गया है। ठीक है, आई से इंटरफेस, आई से इंटरफेस, ठीक है, आई से इंटरफेस एंड आर से रिपोर्ट्स, आर आई से इंटरफेस एंड आर से रिपोर्ट्स। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ आईटी डिपेंडेंसीज, जिसको याद करने का तरीका है सीए सर कि सीए सर क्या है सर, आईटी में डिपेंडेंट है। तो व्हाट इज सीए सर, सी फॉर कैलकुलेशंस, ए से ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, आई से क्या हो गया, इंटरफेस हो गया, ठीक है, एस से क्या हो गया, सिक्योरिटी हो गया, और आर से क्या हो गया, रिपोर्ट हो गया। दोबारा से रिपीट करना मेरे साथ, सी से क्या हो गया, कैलकुलेशंस हो गया, ए से क्या हो गया, ऑटोमेटेड कंट्रोल हो गया, एस से क्या हो गया, सिक्योरिटी हो गया, आई से क्या हो गया, इंटरफेस हो गया, और आर से क्या हो गया, रिपोर्ट हो गया। तो कुल मिलाकर ये 5 टाइप ऑफ आईटी डिपेंडेंसी है। कुल मिलाकर ये 5 टाइप ऑफ आईटी डिपेंडेंसी है। तो सबसे पहले सी, तो सी क्या है, कैलकुलेशंस। इसका मतलब बहुत सारे जो कैलकुलेशंस हैं वो अब आईटी सिस्टम करके देगा, उसके लिए मैनुअल इंसानों की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन का कंप्यूटेशन करना है तो उसके लिए इंसान की जरूरत नहीं है, वो सिस्टम कंप्यूट करके देगा। ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस करना है, बैंक के केस में इंटरेस्ट कैलकुलेशंस करना है, सेविंग्स अकाउंट वाले का कितना इंटरेस्ट बनता है, करंट अकाउंट वाले का कितना बनता है, एफडी वाले का कितना बनता है, किस दिन कितना एक्रिव होता है, वो सारा खुद इंसान को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम कैलकुलेट करके देगा। क्या करके देगा, सिस्टम कैलकुलेट करके देगा। तो ये होता है कैलकुलेशंस। उसके बाद क्या होता है, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। तो बोला काफी ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटेड कंट्रोल्स लगाती हैं और ऑटोमेटेड कंट्रोल्स लगाकर
वो क्या करती हैं, बिजनेस के रूल्स इन्फोर्स करती हैं, बिजनेस के लॉजिक्स इन्फोर्स करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से गूगल पे आप यूज करते हो, गूगल पे ने एक ऑटोमेटेड कंट्रोल लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है कि कोई भी यूजर एक बार में, एक दिन में 1 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट गूगल पे के सर्वर से नहीं कर पाएगा। तो गूगल पे ने वहां पे एक ऑटोमेटेड कंट्रोल लगाया हुआ है जिसको बोलते हैं रीजनेबलनेस चेक। गूगल पे ने वहां पे एक ऑटोमेटेड कंट्रोल लगाया हुआ है जिसको बोलते हैं रीजनेबलनेस चेक, कि एक यूजर मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक दिन में 1 लाख रुपए ही क्या कर सकता है, पे कर सकता है। उसके बाद आप देखो, आप गूगल पे के सर्वर में जाओ या फोन पे के सर्वर में जाओ, मान लीजिए आपको किसी बैंक अकाउंट में पेमेंट करनी है। आप जब अकाउंट डिटेल्स डालोगे तो वो खुद ही वेरीफाई कर लेगा कि वो जो अकाउंट नंबर है वैलिड है कि नहीं है, राइट। और अगर अकाउंट नंबर वैलिड है तो एज पर द बैलेंस यू हैव इन योर अकाउंट वो खुद ही प्रोसेस करके क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। यानी कि एग्जिस्टेंस चेक, ठीक है। कंट्रोल्स इस तरीके से बना होता है कि मान लो लेट अस से एक परचेज ऑर्डर का रिक्विजिशन देना है, एक परचेज ऑर्डर भरना है, तो उसका पहले से ही फॉर्मेट दिया हुआ है कि किस फॉर्मेट में वो परचेज ऑर्डर भरा जाएगा। अगर उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में वो परचेज ऑर्डर भरा जाएगा तभी सिस्टम एक्सेप्ट करेगा, वरना सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, आप डेट एंटर करते वक्त डेट का फॉर्मेट गलत डाल रहे हो, या नेम एंटर करते वक्त सरनेम नहीं डाल रहे हो, या अमाउंट मेंशन नहीं कर रहे हो, तो सिस्टम उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो सिस्टम ने पहले से एक फॉर्मेट दे रखा है, उस फॉर्मेट में आप एंट्री करोगे चीजों की, तभी जाकर सिस्टम एक्सेप्ट करेगा, वरना करेगा ही नहीं। ये सारा कुछ कैसे हो पा रहा है, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। Lakhs of users who come and enter the data daily, lakhs of users who come and do the transactions on Google Pay, lakhs of users who enter their account details. तो जस्ट इमेजिन कि यार अगर मैनुअल इंसान बैठे होते और वो सब कुछ वेरीफाई कर रहा होता तो एरर्स भी होता और टाइम भी बहुत लगता। लेकिन यहां पे क्या आ गया, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स आ गया। यहां पे क्या आ गया, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स आ गया, जो फॉर्मेट वेरीफाई कर लेता है, एग्जिस्टेंस चेक कर लेता है, रीजनेबलनेस चेक कर लेता है। उसके बाद क्या है, एस फॉर क्या हो गया, सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी भी आईटी सिस्टम इनेबल कर देता है, सिक्योरिटी भी आईटी सिस्टम इनेबल कर देता है। फॉर एग्जांपल, अलग अलग एम्प्लॉइज को उनके औकात के हिसाब से, उनके स्टेटस के हिसाब से लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया जाता है, और हर लॉगिन आईडी पासवर्ड में अलग लेवल का एक्सेस सिस्टम होता है। मतलब अगर मुझे आईडी पासवर्ड दिया गया है तो हो सकता है मैं उस आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर भी लूंगा ना, तो मैं सिर्फ रीड कर पाऊंगा डाटा को, एडिट नहीं कर पाऊंगा। मेरा जो सीनियर कलीग है उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया, अब उसका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है उससे जब वो लॉगिन करेगा तो वो डाटा को रीड भी कर पाएगा, एडिट भी कर पाएगा। तो इस तरीके से क्या कर दिया, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज फिल्टर आउट कर दिया। तो सिक्योरिटी इनबिल्ट कर दिया बाय यूजिंग द आईटी सिस्टम। क्या कर दिया, सिक्योरिटी इनबिल्ट कर दिया बाय यूजिंग द आईटी सिस्टम। उसके बाद अगर बात करें सीएसआर, आई फॉर इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या होता है, बोला इंटरफेसेस आर प्रोग्राम्ड लॉजिक्स दैट ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन आईटी सिस्टम टू अनदर। तो बोला इंटरफेसेस क्या होता है सर, इंटरफेसेस आर प्रोग्राम्ड लॉजिक्स दैट ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन आईटी सिस्टम टू अनदर, राइट। तो अगर एक इंटरफेस को ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन आईटी सिस्टम टू अनदर, उसके ऊपर भी ऑटोमेटेड कंट्रोल्स लगा दिए जाते हैं। और उसके बाद आता है रिपोर्ट्स। तो बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे होते हैं जो सिस्टम जनरेट करता है। क्या करता है, सिस्टम जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल, आज की तारीख में अगर अपने को कस्टमर एजिंग रिपोर्ट ऑब्टेन करनी है तो वो कस्टमर एजिंग रिपोर्ट कोई बंदा बैठकर नहीं बनाएगा, वो सिस्टम जनरेट करके देगा। क्या करके देगा, सिस्टम जनरेट करके देगा। मेरे को वेंडर मास्टर रिपोर्ट निकालना है तो वेंडर मास्टर रिपोर्ट भी सिस्टम जनरेट करके देगा। मेरे को सेल्स की कोई रिपोर्ट निकालनी है, परचेज की कोई रिपोर्ट निकालनी है, मेरे को कंपैरिजन का कोई रिपोर्ट निकालना है, तो वो सब कुछ सिस्टम करके देगा। क्या करके देगा, सिस्टम करके देगा। तो अब तुम सोच के देखो, अगर ये सारे के सारे रिपोर्ट्स सिस्टम जनरेट करके दे रहा है तो वो आईटी में डिपेंडेंट है कि नहीं? यस सर, वो आईटी में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। वो आईटी में क्या है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो रिपोर्ट्स क्या हो गया, सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट्स आर इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द आईटी यूजर्स। दिस रिपोर्ट्स आर ऑफन यूज्ड इन एन एंटिटीज एग्जीक्यूशन ऑफ मैनुअल कंट्रोल्स इंक्लूडिंग बिजनेस परफॉर्मेंस रिव्यूज और मे बी द सोर्स ऑफ एंटिटीज इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय अस when selecting items for testing, performing substantive test or details और performing a substantive analytical procedures। तो क्या होता है कि सर सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट्स, सिस्टम जनरेटेड जो रिपोर्ट्स हैं वो आईटी सिस्टम के द्वारा जनरेट होते हैं।
तो अल्टीमेटली ये जो रिपोर्ट्स हैं, इन रिपोर्ट्स को आप क्या कर सकते हो सर, यूज कर सकते हो। इन रिपोर्ट्स को क्या कर सकते हो आप, यूज कर सकते हो। दिस आर ऑफन यूज्ड इन एन एंटिटीज एग्जीक्यूशन ऑफ मैनुअल कंट्रोल इंक्लूडिंग बिजनेस परफॉर्मेंस रिव्यूज। अब यहां पे क्या बोला, दिस रिपोर्ट्स आर ऑफन यूज्ड इन एन एंटिटीज एग्जीक्यूशन ऑफ मैनुअल कंट्रोल। फॉर एग्जांपल रिपोर्ट कब जनरेट होगा, जब डाटा का एंट्री होगा सॉफ्टवेयर में, और वो डाटा का एंट्री कैसे होगा, मैनुअली होगा। तो वो डाटा का एंट्री क्या होता है, मैनुअली होता है। तो मैनुअल कंट्रोल को एग्जीक्यूट करके रिपोर्ट जनरेट होता है, जो कि एक ऑटोमेटेड कंट्रोल है। मैनुअल कंट्रोल को एग्जीक्यूट करके रिपोर्ट जनरेट होता है, जो कि क्या है, एक ऑटोमेटेड कंट्रोल है। तो ये क्या हो गया, रिपोर्ट्स हो गया। तो कुल मिला के देयर आर 5 टाइप्स ऑफ आईटी डिपेंडेंसीज, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ आईटी डिपेंडेंसीज। आप एक बार क्या कर लोगे, रीड कर लोगे। अब देखना लास्ट टॉपिक इन दिस पार्टिकुलर एरिया, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क अराइजिंग फ्रॉम आईटी डिपेंडेंसीज। ठीक है, तो जो भी रिस्क अराइज हो रहा है फ्रॉम आईटी डिपेंडेंसीज, 5 प्रकार के आईटी डिपेंडेंसीज थे, दैट इज सीए सर। ठीक है, अब जो भी रिस्क अराइज हो रहा है फ्रॉम आईटी डिपेंडेंसीज, एज ए ऑडिटर अपने को उन रिस्क को भी आइडेंटिफाई करना है जो अपने ऑडिट प्रोसेस को इंपैक्ट कर रहा है, जो क्या कर रहा है, अपने ऑडिट प्रोसेस को इंपैक्ट कर रहा है। और ये देखना है कि मैनेजमेंट किस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रहा है टुवर्ड्स दोज रिस्क। सो व्हाट इज द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम आईटी डिपेंडेंसी एंड हाउ इज द मैनेजमेंट रिस्पॉन्स टुवर्ड्स दोज रिस्क। So when auditors identify IT dependencies that are relevant to the entity's flow of transaction and processing of financial information, they need to understand how management responds to the associated risk that may arise from them. मैनेजमेंट इंप्लीमेंट कर सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल्स। मैनेजमेंट क्या इंप्लीमेंट कर सकता है, ITGC, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल्स, टू एड्रेस रिस्क रिलेटेड टू आईटी डिपेंडेंसीज। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा एमसीक्यू के लिए कि जब आईटी डिपेंडेंसी की वजह से रिस्क अराइज होगा, तो उन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, उन रिस्क को एड्रेस करने के लिए मैनेजमेंट क्या इंप्लीमेंट करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल्स। क्या इंप्लीमेंट करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल्स। ठीक है, तो व्हाट आर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल्स। तो कुल मिलाकर यहां 3 ITGC के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। कुल मिलाकर दे हैव गिवन 3 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल्स। ठीक है, और तीनों के रिस्पेक्ट में सबसे पहले जो कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है वो बताया, और फिर कंट्रोल एक्टिविटीज बताया कि क्या क्या कंट्रोल एक्टिविटीज यहां इंप्लीमेंट हो रही हैं। तो कुल मिलाकर मैनेजमेंट यहां पे इंप्लीमेंट कर सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल्स टू एड्रेस द रिस्क रिलेटेड टू आईटी डिपेंडेंसीज। अब अगर बात करें ITGC के बारे में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल्स के बारे में, तो यहां कुल मिलाकर 3 तरीके के कंट्रोल्स हैं। देखो, एक अपना रिस्क क्या था आईटी में कि अनऑथराइज्ड एक्सेस हो रहा है। क्या हो रहा है, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो रहा है। तो उस अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए कंट्रोल लगाया एक्सेस सिक्योरिटी, कंट्रोल लगाया एक्सेस सिक्योरिटी। ठीक है, कि एक्सेस के वक्त एक सिक्योरिटी होगा। उसके बाद दूसरा रिस्क क्या था कि वो जो अनऑथराइज्ड यूजर है वो सिस्टम को एक्सेस करके अनऑथराइज्ड चेंजेस कर रहा है, प्रोग्राम को मॉडिफाई कर रहा है, तो उसके लिए कंट्रोल लगाया प्रोग्राम चेंज, कि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर जल्दी से आके क्या नहीं कर सकता, प्रोग्राम को मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो प्रोग्राम को जब भी मॉडिफाई किया जाएगा तो उसके ऊपर भी क्या लगाए गए, कंट्रोल्स लगाए गए। और तीसरा, मान लो सक्सेसफुली हैकर आकर डाटा को डिस्ट्रॉय कर देता है, डिलीट कर देता है, तो इन दैट सिचुएशन उसका बैकअप वगैरह होना चाहिए, है ना, उस डाटा का बैकअप वगैरह होना चाहिए। तो डाटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस, डाटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस। तो कुल मिलाकर यहां पे आप देखोगे तो मैनेजमेंट इंप्लीमेंट कर सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल्स टू एड्रेस रिस्क रिलेटेड टू आईटी डिपेंडेंसीज। और अगर हम बात करते हैं ITGC की, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल्स की, तो ये 3 प्रकार के कंट्रोल्स हैं यहां पे, 3 प्रकार के कंट्रोल्स हैं यहां पे। आप इसको याद कर सकते हो, पैड। क्या याद कर सकते हो, पैड, दैट इज प्रोग्राम चेंज कंट्रोल, एक्सेस सिक्योरिटी कंट्रोल एंड डी से डाटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन। ठीक है, तो अब तुमको हर किसी का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए और 2 से 3 कंट्रोल एक्टिविटीज पता होने चाहिए। हर किसी का ऑब्जेक्टिव और 2 से 3 कंट्रोल एक्टिविटीज, पूरा याद करना जरूरी नहीं है। तो एक्सेस सिक्योरिटी, ये जो कंट्रोल लगाया गया एक्सेस सिक्योरिटी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर को ही सिस्टम का एक्सेस मिले, कि सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर को ही सिस्टम का एक्सेस मिले, सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर को ही डाटा एंड प्रोग्राम्स का एक्सेस मिले। ठीक है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सेस सिक्योरिटी। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एंश्योर दैट access to programs and data is authenticated and authorized to meet financial reporting objectives. अब कंट्रोल एक्टिविटीज क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस सिक्योरिटी, कि भैया उस एप्लीकेशन को एक्सेस करने का रिक्वेस्ट किसी के थ्रू भी आएगा ना, तो मैनेजमेंट उसको अप्रूव करेगा। तो अगर कोई भी बंदा
रिक्वेस्ट कर रहा है टू एक्सेस द एप्लीकेशन, कोई भी बंदा एप्लीकेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले मैनेजमेंट के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और मैनेजमेंट उस चीज को क्या करेगा, अप्रूव करेगा। जैसे जीमेल में होता है ना कि आपके जीमेल आईडी को कोई एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो आपके पास नोटिफिकेशन आता है, आप क्या करते हो, अप्रूव करते हो सामने वाले यूजर को, तब जाके वो आपके जीमेल को एक्सेस कर पाता है। तो उसी प्रकार से एप्लीकेशन का कोई भी एक्सेस रिक्वेस्ट आएगा तो उसको प्रॉपर्ली रिव्यू किया जाएगा और फिर मैनेजमेंट उसे ऑथराइज करेगा। अब देखना, नॉर्मली जो राइट होता है टू एक्सेस द एप्लीकेशन वो किसको दिया जाता है, उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को दिया जाता है। किसको, उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को। तो जो भी एम्प्लॉयज होता है ना उस डिपार्टमेंट के, उनको एक्सेस दिया जाता है टू एक्सेस द एप्लीकेशन। अब मान लो कंपनी एक एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल देती है, कंपनी एक एम्प्लॉय को क्या करती है, नौकरी से निकाल देती है। अब जस्ट इमेजिन, कंपनी एक एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल देती है मगर उसका जो एक्सेस था सिस्टम का उसको छीनना भूल जाती है, इमीडिएटली रिमूव नहीं करती एक्सेस। तो एम्प्लॉय को तो निकाल दिया बट उसका एक्सेस इमीडिएटली नहीं छीना, तो बहुत बड़ा रिस्क है कि नहीं है। तो कोई भी अगर टर्मिनेटेड यूजर है उसका एक्सेस भी रिमूव करना होता है ऑन टाइमली बेसिस। तो ये एक कंट्रोल एक्टिविटी है यहां पे कि जो भी एक्सेस होगा टर्मिनेटेड यूजर का इसको रिमूव किया जाएगा ऑन ए टाइमली बेसिस। जो भी एक्सेस होगा टर्मिनेटेड यूजर का इसको रिमूव किया जाएगा ऑन टाइमली बेसिस। फिर बोला जिनके पास भी एक्सेस राइट है ना एप्लीकेशंस का उसको मॉनिटर किया जाएगा पीरियोडिकली। जिनके पास भी एक्सेस राइट्स है एप्लीकेशंस का उनको मॉनिटर किया जाएगा पीरियोडिकली। एक्सेस सिक्योरिटी के रिगार्डिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज बनेंगी, सिक्योरिटी प्रोसीजर्स बनेगा। क्या बनेगा, सिक्योरिटी पॉलिसीज बनेगी, सिक्योरिटी प्रोसीजर्स बनेगा। और किसी भी आरे गहरे बंदे को एक्सेस असाइन नहीं किया जाएगा। किसी भी आरे गहरे बंदे को एक्सेस नहीं दिया जाएगा टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस। वी विल बी रेस्ट्रिक्टिंग द एक्सेस टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस ओनली टू रेलिवेंट यूजर्स, ओनली टू द डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है ना, तो हर किसी आरे गहरे को अपन एक्सेस नहीं देंगे। तो एक्सेस, सिक्योरिटी, कंट्रोल एक्टिविटीज, any 3 points। उसके बाद प्रोग्राम चेंज। अब प्रोग्राम चेंज का मतलब क्या है सर, कि अगर सिस्टम को कभी भी मॉडिफाई किया गया है, अगर सिस्टम को मॉडिफाई किया गया है तो क्या सिस्टम को मॉडिफाई करने के बाद भी वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स मीट कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अपन ने एक स्टार्टिंग में एप्लीकेशन लिया, वो जो एप्लीकेशन लिया वो जीएसटी कैलकुलेशन का काम करता है। तो जब अपन ने एप्लीकेशन लिया तब तुम ये देखोगे कि उस एप्लीकेशन में एक्सेस उसको ही मिलता है कि तुम्हारा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव है वो मीट हो रहा है। जो भी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है वो इस प्रकार से है कि तुम्हारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है। अब मान लो उस जीएसटी के सॉफ्टवेयर में तुमने कुछ मॉडिफिकेशन किया, तो मॉडिफिकेशन करने के बाद भी क्या वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को मीट कर पा रहा है, दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। अब इसके रिगार्डिंग क्या एक्टिविटीज हो सकते हैं, तो अब बोला यहां पे कोई भी 2 से 3 पॉइंट तुम देख सकते हो, याद कर सकते हो। जो भी चेंजेस हो रहा है सिस्टम में क्या उनकी एडिक्वेट ट्रैकिंग हो रही है कि नहीं, उनको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया जा रहा है कि नहीं। तो जो भी चेंजेस हो रहा है एप्लीकेशन में उसका एडिक्वेट ट्रैकिंग हो रहा है कि नहीं, कब चेंज हुआ, किसने चेंज किया, कितने बजे चेंज किया और उसको अच्छे से रिकॉर्ड किया जा रहा है कि नहीं। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में अगर चेंज किया गया है तो भाई आपने उसको प्रॉपर्ली टेस्ट किया है कि नहीं। मान लो जीएसटी का रेट चेंज हुआ, अब जीएसटी का रेट चेंज होने की वजह से तुमने एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस करे, बट अगर तुमने एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस करे तो क्या तुमने उसको प्रॉपर्ली टेस्टिंग करा विदाउट एग्जीक्यूशन। पता चला तुमने रेट तो चेंज किया बट रेट चेंज करने की वजह से जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है उसमें बहुत कुछ चेंज हो गया और ओवरऑल वो जीएसटी का कैलकुलेशन ही गलत आ रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप कोई भी चेंज करते हो तो आपको उसको एडिक्वेटली टेस्ट करना चाहिए, अप्रूव कराना चाहिए, उसके बाद आपने उसे लॉन्च करना चाहिए। तो आप ये देख लेना, चेंजेस टू एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशंस क्या वो एडिक्वेटली टेस्टेड हैं एंड अप्रूव्ड हैं बिफोर बीइंग माइग्रेटेड इनटू प्रोडक्शन। उसके बाद जो भी इमरजेंसी चेंजेस हो रहा है, कभी कभी क्या होता है इमरजेंसी चेंजेस होता है, क्या होता है इमरजेंसी चेंजेस होता है ना। तो अगर कुछ भी इमरजेंसी चेंजेस है तो अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। रातों रात कोई चीज चेंज करनी पड़ रही है अपने को सॉफ्टवेयर में बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेशन, या कुछ गलती का पता चला रातों रात चेंज करना पड़ रहा है, तो अगर कोई इमरजेंसी चेंज हो रहा है तो अप्रूव किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। तो यहां प्रोग्राम चेंज के अंदर भी आई थिंक अभी 3 पॉइंट्स याद कर लोगे काफी है, बाकी नहीं देखोगे तब भी चलेगा। तो दिस 3 पॉइंट्स यू कैन रिमेंबर। उसके बाद डाटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन। अब क्या ऑब्जेक्टिव अपना कि जो भी प्रोडक्शन सिस्टम है ये इंश्योर करना कि उसका एप्रोप्रिएट बैकअप लिया गया है कि नहीं टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। कि मान लो हैकर ने एक्सेस ले लिया, प्रोग्राम में चेंज कर दिया, डाटा डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसका प्रॉपर बैकअप लिया गया है कि नहीं है। तो अब यहां पे कंट्रोल एक्टिविटीज क्या होगा कि डाटा बैकअप एंड रिकवरी के लिए क्या प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाया गया है। डाटा बैकअप एंड रिकवरी के लिए क्या प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाया गया है। क्या उसके बाद बकायदा डाटा का प्रॉपर बैकअप लिया जाता है, क्या डाटा का प्रॉपर बैकअप लिया जाता है। ठीक है,
तो बैकअप एंड रिकवरी के लिए क्या आपने प्रॉपर पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाया है? डाटा का क्या प्रॉपर तरीके से बैकअप लिया जा रहा है? क्या डाटा रिकवरेबल है? अगर डाटा लॉस्ट हो गया, अगर डाटा करप्ट हो गया, तो क्या डाटा को आप रिकवर कर सकते हो फिर से? रिस्टोरेशन टेस्टिंग परफॉर्म किया जा रहा है कि नहीं? मतलब मान लो हमने बैकअप एंड रिकवरी के रिगार्डिंग पॉलिसीज बना रखा है कि कोई भी डाटा डिलीट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसका बैकअप है अपने पास, या अपन उस डाटा को रिस्टोर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। मगर आपने कंट्रोल तो बना दिया, बट आपने कंट्रोल को कभी टेस्ट नहीं किया। आप रियल टाइम टेस्टिंग का वेट कर रहे हो, कभी हैकर आएगा, सिस्टम का एक्सेस लेगा, अनऑथराइज चेंजेस करेगा, डाटा की चोरी होगी, डाटा का लॉस होगा, तब देखेंगे हमारा सिस्टम रिस्टोर कर पा रहा है कि नहीं। अरे वैसे नहीं होता यार, रिस्टोरेशन टेस्टिंग करके देखना पड़ता है, रिस्टोरेशन टेस्टिंग करके देखना पड़ता है। तुम जानबूझ के कुछ डमी डाटा प्लांट करो, डमी डाटा प्लांट करके उसको डिलीट करो, डिस्ट्रॉय करो, और देखो कि उसका बैकअप है कि नहीं है, देखो कि वो रिस्टोर कर पा रहा है कि नहीं सिस्टम। तो रिस्टोरेशन टेस्टिंग परफॉर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिस्टोरेशन टेस्टिंग परफॉर्म करना पड़ता है। तो डाटा बैकअप एंड रिकवरी के रिगार्डिंग आपने पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाया कि नहीं बनाया, डाटा का प्रॉपर बैकअप लिया जा रहा है कि नहीं, रिस्टोरेशन टेस्टिंग परफॉर्म किया जा रहा है कि नहीं। अब नॉर्मली अगर बात करें तो ये जैसे बैकअप हो गया, बैकअप ऑफ डाटा, रिकवरी ऑफ डाटा, तो इन चीजों के लिए नॉर्मली क्लाइंट क्या करता है, ये काम असाइन कर देता है टू थर्ड सर्विस प्रोवाइडर्स। ये काम असाइन कर देता है टू सर्विस प्रोवाइडर्स, थर्ड सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है ना, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स। अब ये जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स अपना काम ईमानदारी से करेंगी नहीं करेंगी, उसके लिए एंटर किया जाता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। क्या किया जाता है? सर्विस लेवल एग्रीमेंट। और ये जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है ना, उसके अंदर टर्म्स कंडीशंस होता है। मान लो लेटर से हमने अपना वेबसाइट बनाया, तो हमारा जो सर्विस लेवल प्रोवाइडर है ना, उनके साथ हमने एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट करा कि आर ऑर्गेनाइजेशन, आर वेबसाइट विल नॉट फेस एनी डाउन टाइम, कि 99% टाइम हमारा डाउन टाइम नहीं होगा, 99% टाइम हमारा डाउन टाइम नहीं होगा। तो वो क्या है? सर्विस लेवल एग्रीमेंट है। तो मॉनिटर करना पड़ेगा एंड कंप्लायंस ऑफ सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स प्रॉपर है कि नहीं है, और उसको कंप्लाई किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। तो यहां भी खाली इतना देख लोगे, कोई भी 3 पॉइंट याद कर लोगे तो काफी है, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रोल फॉर ईच एरिया ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल्स। तो जनरल आईटी कंट्रोल्स की अगर बात करें हम लोग, तो यहां पे 3 हो गया, पैड हो गया, और उसके बाद हर किसी का ऑब्जेक्टिव और 3 कंट्रोल एक्टिविटीज। इतना कर लेना, इसके अलावा और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हर एक पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज असेसिंग साइबर रिस्क इंक्लूडिंग रिमोट ऑडिट। तो टॉपिक का नाम क्या है? असेसिंग साइबर रिस्क इंक्लूडिंग द रिमोट ऑडिट। तो अगर हम आईटी की बात करें तो आईटी में जो सबसे बड़ा रिस्क है ना, वो साइबर रिस्क है, ठीक है ना। और यहां पे इस पार्टिकुलर टॉपिक में एक और टॉपिक की बात हो रही है, इंक्लूडिंग रिमोट ऑडिट, इंक्लूडिंग रिमोट ऑडिट। तो सबसे पहले अपन ये रिमोट ऑडिट का टॉपिक देख लेते हैं, सिंपल है, आसान है, उसके बाद अपन साइबर ऑडिट की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रिमोट ऑडिट देख लेते हैं, चलो। तो अगर हम बात करें रिमोट ऑडिट, नाम से क्या लग रहा है? रिमोट ऑडिट, व्हाट डू यू फील बाय द नेम, कि क्या कॉन्सेप्ट हो गया रिमोट ऑडिट? रिमोट ऑडिट मतलब नाम से ही लग रहा है कि किसी चीज को आप रिमोट से कंट्रोल कर रहे हो, है ना, किसी चीज को आप रिमोट से कंट्रोल कर रहे हो। तो मतलब बकायदा एक ऑडिटिंग का भी एक ऐसा तरीका जहां पे आप ऑडिटिंग वर्चुअली कर रहे हो। आप ऑडिटिंग क्या कर रहे हो? वर्चुअली कर रहे हो। एक तो नॉर्मल सिनेरियो होता है कि आप क्लाइंट के प्रीमाइसेस में जा रहे हो, क्लाइंट के प्रीमाइसेस में ऑन साइट विजिट कर रहे हो, क्लाइंट से पर्सनल मीटिंग्स वगैरह कर रहे हो, है ना, क्लाइंट के प्रीमाइसेस में प्रेजेंट हो एकदम। जो क्लाइंट का प्रीमाइसेस है वहां तुमको एकोमोडेशन दिया गया है, तुमको एक ऑडिट रूम दिया गया है, और वहां बैठे बैठे तुम क्या कर रहे हो? अपने सारे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो। एक तो वो तरीका हो गया। और दूसरा हो गया रिमोट ऑडिट, जहां आप अपने घर बैठे बैठे या अपने ऑफिस बैठे बैठे या दुनिया के किसी कोने में बैठे बैठे आप क्या कर सकते हो सर? ऑडिट कंप्लीट कर सकते हो। तो ये भी बड़ा एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमोट ऑडिट, कि आप वर्चुअली ऑडिट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? वर्चुअली ऑडिट कर सकते हो। तो जिस तरीके से मैं इंडिया के किसी भी कोने में बैठे बैठे आपकी क्लासेस कंडक्ट कर सकता हूं, उसी तरीके से ऑडिटर दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर क्लाइंट का ऑडिट कर सकता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का प्रिविलेंस कब आया? इस कॉन्सेप्ट का प्रिविलेंस आया कोविड-19 के समय में। तो अगर हम कोविड की बात करें तो आपको पता है कि यार कोविड में ना दुनिया भर में लॉकडाउन का सिचुएशन आ गया था। तो प्रैक्टिकली वहां पॉसिबल नहीं था कि क्लाइंट के प्रीमाइसेस में पर्सनली ऑडिटर विजिट कर सके और जाके ऑडिट कर सके। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उस वक्त ऑडिट्स रुक गए थे, इसका मतलब ये नहीं है कि उस वक्त ऑडिट रिपोर्ट्स इश्यू नहीं हो रहा था, उस वक्त भी सारी चीजें हो रही थी। बट उस वक्त वो चीज कैसे हो रही थी, वो काम कैसे हो रहा था? तो वो रिमोट ऑडिट के माध्यम से हो रहा था। इट वाज वियर द रिमोट ऑडिट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, वो रिमोट ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है, वो कोविड-19 के वक्त प्रिवलेंट हुआ, और बाद में अब अपने को लगा यार ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है।
तो काफी फर्म्स आज की तारीख में भी इस कॉन्सेप्ट को यूज करती हैं, रिमोट ऑडिट के कॉन्सेप्ट को। फुल्ली यूज नहीं करती, देखो फुल्ली यूज करती हैं बोलना गलत होगा, पार्शली यूज करती हैं कि थोड़ा मोड़ा काम खुद के ऑफिस में बैठ के कर लेंगे और थोड़ा मोड़ा काम क्लाइंट के प्रीमाइसेस में जाकर कर लेंगे। तो रिमोट ऑडिट की अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है यार, कि क्लाइंट के प्रीमाइसेस में ना जाकर ऑडिट फर्म क्या कर रही है, अपने वर्चुअल ऑफिस से, अपने घर से, जो सीए के लोग हैं, जो फर्म के लोग हैं, वो अपने ऑफिस से, अपने घर से काम कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम रिमोट ऑडिट की बात करें तो इसके पीछे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कितना फिजिबल है, कितना नहीं है, वर्चुअल मीटिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ऑनलाइन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन अपने को क्लाइंट डाटा का एक्सेस देगा नहीं देगा, मीटिंग्स वगैरह कैसे कंडक्ट होंगी क्लाइंट के साथ, वर्चुअल मीटिंग्स होंगी, जूम मीटिंग होंगी, गूगल मीट होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको एड्रेस करना होगा, है ना, ए लॉट ऑफ इश्यूज टू बी एड्रेस्ड। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमोट ऑडिट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर हम रिमोट ऑडिट की बात करें तो remote audit or virtual audit is when the auditor uses the online or electronic means to conduct the audit। तो remote audit या virtual audit का मतलब ही क्या होता है, जब ऑडिटर ऑनलाइन मीन्स को यूज करता है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को यूज करता है टू कंडक्ट द ऑडिट। इट कुड बी पार्शियली और कंप्लीटली वर्चुअल, हो सकता है 100% रिमोट ऑडिट हो, जैसे कि कोविड-19 में हुआ था, हो सकता है पार्शियली वर्चुअल हो। आज की तारीख में या तो फर्म्स आज भी फिजिकल ऑडिट ही प्रेफर कर रही हैं, या तो वो पार्शियली वर्चुअल मोड में जा रही हैं और पार्शियली फिजिकल मोड में जा रही हैं। तो इट कुड बी पार्शियली और कंप्लीटली वर्चुअल। ऑडिटर एंगेजेस यूजिंग टेक्नोलॉजी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस और टू परफॉर्म डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑडिटी। लेकिन यहां पे अगर उसको रिमोट ऑडिट करना है तो अगेन उसको ऑडिटी का भी पार्टिसिपेशन चाहिएगा, ऑडिटी का भी कॉपरेशन चाहिएगा। COVID-19 pandemic has changed the entire business landscape and process have been adjusted to this new situation where remote audit is appreciated by the clients as well। तो कभी कभी कुछ क्लाइंट्स भी बोलता है ठीक है यार, ऑडिटर अपने घर से बैठ के ऑडिट करेगा तो अपना भी सिरदर्दी कम होगा। मतलब नॉर्मली ऑडिटर आता, अपने बिजनेस ऑपरेशंस को इंटरफेयर करता, तो ठीक है यार वो घर से बैठ के ऑडिट करेगा तो अपना भी सिरदर्दी कम होगा। तो कभी कभी क्लाइंट्स भी क्या करती हैं, इस चीज को अप्रिशिएट करती हैं। बट रिमोट ऑडिट कंडक्ट करने से पहले ऑडिटर को कुछ स्ट्रेटेजीज बनानी होंगी, राइट। ऑडिटर मस्ट मेक स्ट्रैटेजीज। ऑडिटर को सोचना होगा, प्लान आउट करना होगा कि यार वो ट्रेडिशनल मोड से हटके अब मैं रिमोट ऑडिट करने जा रहा हूं, तो व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी टू डू इट। काफी सारे चैलेंजेस आएंगे ऑडिटर के सामने जिसको ऑडिटर को फिगर आउट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, कब तक ऑडिट खत्म होगा, किस तरीके से मुझे क्लाइंट का एक्सेस मिलेगा, ठीक है ना। क्लाइंट मुझे रिमोट एक्सेस देगा नहीं देगा, हो सकता है क्लाइंट आपको रिमोट एक्सेस ना दे, बिकॉज फिजिकल ऑडिट में क्या होता है, क्लाइंट आपको हर बार एक्सेस नहीं देता अपने एप्लीकेशन का। काफी सेंसिटिव एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं कि आपको क्लाइंट एक्सेस नहीं देता, क्लाइंट आपको अपने सामने बैठाकर सिस्टम दिखा देता है कि भाई तेरे को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो देख ले, बट आपको एक्सेस नहीं देता, आपको लॉगिन आईडी के क्रेडेंशियल्स नहीं देता। बट रिमोट ऑडिट की बात करें तो वहां पे क्लाइंट को एक्सेस शेयर करना पड़ सकता है, इट माइट बी रिस्की फॉर द क्लाइंट। तो क्लाइंट आपको एक्सेस देगा नहीं देगा, रिमोट एक्सेस देगा नहीं देगा, क्लाइंट से तुम मीटिंग कैसे करोगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मीटिंग करोगे तो जूम के थ्रू करोगे, गूगल मीट के थ्रू करोगे, कैसे करोगे, हाउ द मीटिंग विल बी कंडक्टेड। जब वो मीटिंग्स कंडक्ट होंगी तो वो मीटिंग्स का रिकॉर्डिंग परमिसेबल होगा नहीं होगा, पहले से डिस्कस करना पड़ेगा क्लाइंट के साथ हर एक चीज, कि अपना जो वीडियो मीट हुआ करेगा उसका रिकॉर्डिंग परमिसेबल होगा नहीं होगा, रिकॉर्डिंग्स हो सकेंगी नहीं हो सकेंगी, बकायदा हर चीज डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कंसिडरेशंस फॉर रिमोट ऑडिट, सबसे पहला कंसिडरेशन है फिजिबिलिटी एंड प्लानिंग, कि वो जो रिमोट ऑडिट है क्या वो फिजिबल है, क्या वैसी टेक्नोलॉजीज अपन के पास है कि अपन रिमोट ऑडिट कंडक्ट कर सकें, क्या वैसे रिसोर्सेज अपने पास है, क्या वैसे रिसोर्सेज क्लाइंट के पास है कि रिमोट ऑडिट कंडक्ट हो सके, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग, कि अपना ऑडिट टाइमलाइन क्या रहेगा, कब तक ऑडिट खत्म होना चाहिए, अपना मीटिंग प्लेटफॉर्म क्या रहेगा, ठीक है ना। एक्सेस ऑथराइजेशन का रिक्वेस्ट का मैकेनिज्म क्या रहेगा, कि जब भी अपने को ऑनलाइन एक्सेस चाहिएगा अपने को ऑथराइजेशन कौन देगा। एंश्योरिंग फिजिबिलिटी इज डिटरमाइनिंग कि टेक्नोलॉजी कौन सा यूज होगा। अगर हम ऑडिटर की बात करें तो ऑडिट फर्म के पास क्या वो टेक्नोलॉजी है और क्या हमारे क्लाइंट के पास वो टेक्नोलॉजी है, दोनों ही बातें देखनी होंगी। Then execution phases of remote audit involves video oblique teleconferencing with auditees। तो जब हम रिमोट ऑडिट के एग्जीक्यूशन में जाएंगे तो हमें जो ऑडिटी है, जो क्लाइंट है, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मोड से बात करना होगा। एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑडिट एविडेंस शुड बी ट्रांसफर्ड थ्रू ए डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म। और फाइनली अगर बात करें तो जो डॉक्यूमेंटेशन होगा एविडेंस का, वो भी कैसे ट्रांसफर होगा, ऑनलाइन ट्रांसफर होगा, है ना। जैसे आजकल गूगल ड्राइव है, क्लाउड है, तो अलग अलग मोड से डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होता है। तो उसी तरीके से जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा ऑडिट एविडेंस का, वो भी कैसे ट्रांसफर होगा, एक डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा।
ये हो गया पहला कंसिडरेशन, दैट इज फिजिबिलिटी एंड प्लानिंग। दूसरा कंसिडरेशन है कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन। देखो क्लाइंट को ना हमेशा एक डर रहेगा, क्लाइंट को हमेशा एक डर रहेगा कि मेरा जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। दैट इज द फियर द क्लाइंट विल ऑलवेज बी हैविंग, कि मेरा जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। ऑडिटर्स को भी डर रहेगा यार कि जो वर्किंग पेपर्स वगैरह अपन ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं कहीं वो लीक ना हो जाए, कहीं वो थर्ड पार्टी के पास ना चली जाए, और जो कॉन्फिडेंशियलिटी का एलिमेंट है वो वायलेट ना हो जाए। सो कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी ए बिग कंसर्न। जो कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सिक्योरिटी है वो बहुत बड़ा कंसर्न होने वाला है यहाँ पे। तो टू एंश्योर सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, एक्सेस टू डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म शुड बी सफिशिएंटली रेस्ट्रिक्टेड। मान लीजिए अगर ड्राइव से हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्स शेयरिंग कर रहे हैं, तो उस ड्राइव का जो एक्सेस है वो एकदम रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए कि भाई उसका एक्सेस जो है वो सिर्फ लिमिटेड लोगों के पास है और किसी के पास भी उसका एक्सेस नहीं है। और जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो इंक्रिप्टेड होना चाहिए कि गलती से किसी और के हाथ में लग भी जाए तो जब तक उसके पास डिक्रिप्शन की नहीं होगा तब तक वो क्या नहीं कर सकेगा, डाटा को डिकोड नहीं कर पाएगा। Information once reviewed and documented by the auditor is removed from the platform and stored according to applicable archiving standards and data protection requirements। मान लीजिए कोई भी फाइल क्लाइंट ने शेयर करा, जी ड्राइव से शेयर करा, तो भाई सबसे पहले तो डाटा इंक्रिप्टेड है, वो जी ड्राइव का एक्सेस हर किसी एरे गेरे के पास है नहीं। और जैसे ही ऑडिटर को एक्सेस मिला उसके बाद ऑडिटर ने क्या कर लिया, उस डाटा को स्टोर कर लिया अपने पास, सेव कर लिया अपने पास, और क्लाइंट ने उस डाटा को वहां से डिलीट कर दिया। क्या कर दिया, वहां से डिलीट कर दिया, प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया। फिर जो भी लॉ की रिक्वायरमेंट्स है वो भी ध्यान रखनी होंगी, अगर कोई भी लॉ की रिक्वायरमेंट्स है वो भी ध्यान रखनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर यहां पे लॉ की रिक्वायरमेंट है कि कोई भी वीडियो मीटिंग वगैरह हो रहा है तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, तो उस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। या अगर कुछ इमेजेस वगैरह खींचा जा रहा है एक दूसरे का तो उसके लिए ऑथराइजेशन चाहिए, तो उस चीज का ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। बोला ऑडिटर शुड नॉट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ ऑडिटीज एज ऑडिट एविडेंस, तो बोला कोई भी स्क्रीनशॉट ऑडिटर्स नहीं लेगा ऑडिटर्स का एज ऑडिट एविडेंस। एनी स्क्रीनशॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स और अदर काइंड्स ऑफ एविडेंस शुड बी प्रीवियसली ऑथराइज्ड बाय द ऑडिटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो बोला ऑडिटर क्या नहीं करेगा, स्क्रीनशॉट नहीं लेगा ऑडिटर का एज ऑडिट एविडेंस। एंड इन केस ऑफ एक्सेसिंग द ऑडिटर्स आईटी सिस्टम, ऑडिटर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज करेगा। और रिमोट ऑडिट में क्या होने वाला है कि क्लाइंट वर्चुअली तुमको अपने सिस्टम का एक्सेस देने वाला है। अब अगर तुम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज करते हो, वीपीएन यूज करते हो, तो कंपैरेटिवली वो चीज ज्यादा सिक्योर्ड होगी। और अगर तुम कोई वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज नहीं करते हो, अपना नॉर्मल गूगल क्रोम ब्राउजर वगैरह यूज करते हो, नॉर्मल यूज करते हो, तो वहां पे क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बिकम मोर रिस्की। तुमको पता है ना कि जब आप वीपीएन यूज करते हो तो वीपीएन ज्यादा सिक्योर्ड होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ज्यादा सिक्योर्ड होता है। तो आप जब क्या कर रहे हो, ऑडिटी के आईटी सिस्टम का एक्सेस ले रहे हो, तो आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज कर लीजिए, क्योंकि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपको क्या करेगा, एक सेफ एंड इंक्रिप्टेड ऑनलाइन कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, एक सेफ एंड इंक्रिप्टेड ऑनलाइन कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। और फाइनली जो थर्ड चैलेंज है यहां पे, दैट इज रिस्क असेसमेंट। द असेसमेंट इफ रिमोट ऑडिट वुड बी सफिशिएंट टू अचीव द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स, कि भैया क्या रिमोट ऑडिट सफिशिएंट होगा ऑडिट ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए, दैट शुड बी कंसिडर्ड। अल्टीमेटली एज ऑडिटर मेरा ऑब्जेक्टिव तो वही रहने वाला है ऐसे 200 वाला, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस and to report whether the financial statements are as per the financial reporting framework. My objective is not going to change, my assurance is not going to change। तो भैया अगर मैं रिमोट ऑडिट भी कर रहा हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होगा, मेरा एश्योरेंस चेंज नहीं होगा, मेरा ऑडिट ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रिमोट ऑडिट करने की वजह से मुझे मेरा ऑडिट ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, या रिमोट ऑडिट करके भी मैं अपने ऑडिट ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाऊंगा। दैट इज समथिंग आई विल हैव टू कंसीडर इन्वॉल्विंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑडिट टीम एंड ऑडिटेड ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव। तो भैया मान लो लैडर से मैंने प्लान क्या किया, चलो रिलायंस का ना रिमोट ऑडिट करते हैं, तो रिलायंस का कोई रिप्रेजेंटेटिव, हमारे टीम मेंबर्स, हमारे जो सीनियर पार्टनर्स हैं, वो सब मिलकर आपस में डिसाइड करेंगे कि वेदर दैट इज सफिशिएंट टू मीट द ऑडिट ऑब्जेक्टिव। क्या रिलायंस के पास भी उतने रिसोर्सेज हैं, क्या हमारे पास भी उतने रिसोर्सेज हैं, क्या हम अपना ऑडिट ऑब्जेक्टिव मीट कर पाएंगे, क्या हम डाटा की सिक्योरिटी का ध्यान रख पाएंगे, क्या हम कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रख पाएंगे। तो वो सारी चीजें अपने को मिल बांट के क्या करना होगा, डिसाइड करना होगा। तो कंसिडरेशंस फॉर रिमोट ऑडिट, कंसिडरेशंस फॉर रिमोट ऑडिट, ऑडिटर्स मस्ट डेवलप tailored strategies to ensure the remote audit meets the requirement and deliver equivalent results to traditional on-site audit। तो ऑडिटर को क्या करना होगा, टेलर मेड स्ट्रेटजीज बनानी होगी
कस्टमाइज स्ट्रेटेजीज बनानी होंगी टू एंश्योर कि रिमोट ऑडिट से भी हमारी सारी ऑडिट रिक्वायरमेंट्स पूरी हो, जैसे कि ट्रेडिशनल ऑडिट में होता था, और हम अपने ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स को बकायदा फुलफिल कर सकें। और यहां पे मेनली 3 कंसिडरेशन है। पहला कंसिडरेशन है फिजिबिलिटी एंड प्लानिंग, दूसरा कंसिडरेशन है कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन, और तीसरा कंसिडरेशन है रिस्क असेसमेंट। ठीक है, फिजिबिलिटी एंड प्लानिंग में क्या कंसिडरेशन है? प्लानिंग के अंदर डिसाइड करना होगा ऑडिट टाइमलाइन, मीटिंग प्लेटफॉर्म। फिजिबिलिटी में देखना होगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करना फिजिबल है, क्या ऑडिटी के पास और क्लाइंट के पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। एग्जीक्यूशन फेज में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करना होगा, और जो डॉक्यूमेंटेशन होगा ऑडिट एविडेंस का वो ट्रांसफर किया जाएगा थ्रू ए डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म, मान लीजिए गूगल ड्राइव, मान लीजिए क्लाउड। ठीक है, अब ये जो लास्ट पॉइंट दिया है ना फिजिबिलिटी एंड प्लानिंग में कि डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑडिट एविडेंस शुड बी ट्रांसफर टू ए डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियलिटी भी रिस्क में आ रहा है, सिक्योरिटी भी रिस्क में आ रहा है, डाटा प्रोटेक्शन भी रिस्क में आ रहा है। तो अगला पॉइंट है कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन। तो जो भी एक्सेस होगा टू डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म वो रेस्ट्रिक्टेड होगा टू द ऑथराइज्ड पर्सनल, और साथ ही साथ डाटा भी इंक्रिप्टेड होगा हमेशा, डाटा भी इंक्रिप्टेड होगा हमेशा। और एक बार जैसे ही ऑडिटर ने इंफॉर्मेशन रिव्यू कर लिया तो उस प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन को हटा दिया जाएगा, ऑडिटर उसे अपने डाटा आर्चिव में स्टोर कर लेगा, सेव कर लेगा। उसके बाद लॉ के जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगे उनको कंसिडर किया जाएगा कि मान लीजिए लेटस से कोई भी साउंड का रिकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, कुछ भी इमेजेस का रिकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, कुछ भी स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लेना एक दूसरे का, तो ऑडिटर स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, ऑडिटर्स का टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आईटी सिस्टम जब एक्सेस करेगा ऑडिटर अपने ऑडिटी का तो वो वीपीएन नेटवर्क यूज करेगा। क्या यूज करेगा? वीपीएन नेटवर्क यूज करेगा। इससे एमसीक्यू भी आ सकता है कि ऑडिटर यहां पे प्रेफरेबली वीपीएन नेटवर्क यूज करेगा। और फिर आता है रिस्क असेसमेंट। The assessment if remote audit would be sufficient to achieve the audit objective should be done and documented for each audit involving all the members of the audit team and the audited organization representative। ठीक है, तो जब रिस्क असेसमेंट होगा ना कि भैया क्या रिमोट ऑडिट सफिशिएंट रहेगा टू मीट द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स, तो उसके अंदर सारे के सारे ऑडिट टीम के मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे और ऑडिटेड ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव भी इन्वॉल्व होगा। उसके बाद आता है एडवांटेजेस क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे रिमोट ऑडिट के, तो आप खुद लॉजिकली सोच सकते हो सर एडवांटेजेस क्या रहेगा, डिसएडवांटेजेस क्या रहेगा। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या रहेगा? सोचो सोचो सोचो, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या रहेगा? मान लो लेटस से हमारी ऑडिट फर्म है गुड़गांव में और हमारा क्लाइंट बैठा है नोएडा में, तो सोच के देखो यार गुड़गांव से नोएडा डेली बेसिस में हमारी जो ऑडिट फर्म है वो ट्रेवल करने वाली है, तो इतना टाइम लगने वाला है, 1.5 घंटे आने में, 1.5 घंटे जाने में, ट्रैफिक हुआ तो 2 घंटे। ठीक है, अगर नोएडा में कहीं दूर जाके हुआ तो 2-2.5 घंटे, और ऊपर से कॉस्ट इंकर होने वाला है। तो क्या होने वाला है सर? कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव होने वाला है। अगर रिमोट ऑडिट यूज किया जाए तो कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव होने वाला है रिमोट ऑडिट। उसके अलावा कंफर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली है, क्योंकि अपने घर में बैठे बैठे काम हो सकता है। तो अगर घर में बैठे बैठे काम हो जाए तो हमेशा वो क्या देने वाला है? कंफर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी देने वाला है। तो पहला एडवांटेज क्या होगा रिमोट ऑडिट का? कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव। दूसरा एडवांटेज क्या होगा? कंफर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द ऑडिट टीम, क्योंकि वो होम एनवायरनमेंट से काम करने वाले हैं। फिर बोला टाइम रिक्वायर्ड। अब देखना पहला जो 2 एडवांटेज था ना, ये जेन्युइन एडवांटेज है। क्या है? जेन्युइन एडवांटेज है। अब कुछ एडवांटेज जबरदस्ती बनाने को भी बनाया हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली 4-5 पॉइंट बनाना है ना, तो कुछ पॉइंट तुम बोल सकते हो जबरदस्ती बनाया। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या बोला? बोला टाइम रिक्वायर्ड टू गैदर एविडेंस कैन स्प्रेड ओवर सेवरल वीक्स। टाइम रिक्वायर्ड to gather evidence can spread over several weeks instead of concentrated into a small period that takes personal from their daily activities। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं कि अगर आप रिमोट ऑडिट करोगे तो एविडेंस ऑब्टेन करने में जो टाइम लगेगा वो भी कम लगेगा। अगर आप रिमोट ऑडिट करोगे तो एविडेंसेस लेने में जो टाइम लगेगा वो भी कम लगेगा। ठीक है ना, वो भी क्या लगेगा? कम लगेगा। फिर बोला रिमोट ऑडिट में ऑडिटर को फर्स्ट हैंड एविडेंस मिल सकता है डायरेक्टली फ्रॉम द आईटी सिस्टम एज डायरेक्ट एक्सेस में भी प्रोवाइडेड। बोला देखो भैया अगर तुम क्लाइंट के प्रीमाइसेस में जाते हैं ना तो शायद तुमको क्लाइंट डायरेक्ट एक्सेस नहीं देता, वो तुमको सिर्फ दिखा देता अपना सिस्टम और तुम देख पाते उसके सिस्टम को। लेकिन अब रिमोट ऑडिट में तो उसके पास वो पाई नहीं है, तो वो तुमको डायरेक्ट एक्सेस दे देगा सिस्टम का, और डायरेक्ट एक्सेस लेकर तुम एविडेंसेस ऑब्टेन कर सकते हो। और ये बात बिल्कुल गलत है प्रैक्टिकली। यहां एडवांटेज के लिए दिया हुआ है बट ये बात बिल्कुल गलत है। प्रैक्टिकली अगर बात करें तो क्लाइंट के प्रीमाइसेस में जाकर भी ऑडिटर्स फर्स्ट हैंड एक्सेस लेते हैं, और क्लाइंट के प्रीमाइसेस में जाकर भी ऑडिटर्स क्या करते हैं? डायरेक्ट एक्सेस लेते हैं टू द क्लाइंट सिस्टम, है ना। और अगर डायरेक्ट एक्सेस नहीं देना होगा ना क्लाइंट का,
डायरेक्ट एक्सेस क्लाइंट को नहीं देना होगा ना अपने सिस्टम का, तो वो तुमको रिमोट ऑडिट परमिट ही नहीं करेगा। और जहां ऑडिटर को डायरेक्ट एक्सेस चाहिए तो वो क्लाइंट के प्रीमाइसेस में जाकर भी डायरेक्ट एक्सेस लेता है। तो सिर्फ लिखने के लिए है, उपाय नहीं, अपने को याद करना पड़ेगा। और फिफ्थ पॉइंट एक जेन्युइन एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। वाइडन्स द सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर्स फ्रॉम ग्लोबल नेटवर्क्स ऑफ एक्सपर्ट्स। अब नॉर्मली क्या होगा यार, फिजिकल मोड में दिल्ली का क्लाइंट दिल्ली के ऑडिटर को प्रेफर करेगा, बैंगलोर का क्लाइंट बैंगलोर के ऑडिटर को प्रेफर करेगा, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली यार डेली डेली कौन बाहर से आएगा तुम्हारे फर्म का ऑडिट, तुम्हारे क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए, तुम्हारी कंपनी का ऑडिट करने के लिए। आज बैंगलोर में बैठा बैठा एक कंपनी दिल्ली के ऑडिटर को हायर कर लेता है, तो प्रैक्टिकली दिल्ली से तो डेली कोई फ्लाइट में नहीं जाएगा ना उनको ऑडिट करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब यहां पे क्या हो गया, अब यहां पे बोला इट वाइडन्स द सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर्स फ्रॉम ग्लोबल नेटवर्क्स ऑफ एक्सपर्ट्स। तो आप कहीं भी पूरे इंडिया में आप किसी भी ऑडिटर को सिलेक्ट कर सकते हो अगर उनके पास रिमोट ऑडिट की टेक्नोलॉजी है। जैसे आज की तारीख में क्लासेस में है कि साउथ में बैठे बैठे बच्चा मेरा क्लास परचेज करता है, जबकि मैं गुवाहाटी से क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं। तब सोच के देखो कहां साउथ है कहां गुवाहाटी है, बट साउथ में बैठे बैठे बच्चा क्या कर रहा है, मेरा क्लास ले रहा है। तो वहां भी क्या हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम का फैसिलिटी मिल गया ना, रिमोट फैसिलिटी मिल गया ना। तो इट वाइडन्स द सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर्स फ्रॉम ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट्स। लेकिन कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी है कि पहले जो लोकल सीए फर्म्स को प्रेफरेंस मिलता था अब वो नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया रिमोट ऑडिट के एडवांटेजेस, ये क्या हो गया रिमोट ऑडिट के एडवांटेजेस। कॉस्ट के ऊपर एक पॉइंट है, कंफर्ट फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर एक पॉइंट है, टाइम के ऊपर एक पॉइंट है, डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा सिस्टम का, एंड वाइडन करेगा सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर्स। और उसके बाद डिसएडवांटेजेस की ऐसा रिमोट ऑडिट के। तो डिसएडवांटेजेस बात करें तो देखो यार, एक चीज लॉजिकली सोचो, कहीं ना कहीं मान लो आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के वहां जा रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, और एक अपने घर में बैठ के ऑडिट कर रहे हो। तो जब घर में बैठ के ऑडिट कर रहे हो ना, तो दो चीजें होती हैं। एक तो नेटवर्क इश्यूज आपको बहुत ज्यादा फेस करने को मिलता है। क्या मिलता है, नेटवर्क इश्यूज बहुत ज्यादा फेस करने को मिलता है। अब प्रैक्टिकली क्या होता है आज के टाइम पे, लॉजिकली सोचो, ऐसा नहीं है कि हमारा जो देश का वाईफाई कनेक्शन है वो एकदम परफेक्ट है। कहीं ना कहीं वाईफाई में इश्यूज हो सकता है, चाहे वो क्लाइंट के प्रीमाइसेस में हो चाहे वो मेरे एंड पे हो। अब तुम सोच के देखो, चाहे वाईफाई का इशू, चाहे नेट का इशू क्लाइंट के प्रीमाइसेस में हो, या थोड़ा मोरा वाईफाई का इशू मेरे एंड से हो, किसी के भी एंड से हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिक्कत आएगा कि नहीं, मीटिंग्स में दिक्कत आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। नेटवर्क इश्यूज होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो ये क्या हो गया, रिमोट ऑडिट का डिसएडवांटेज हो गया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे मान लो, एक तो हो गया लाइव क्लास ले रहे हैं मेरा, एक हो गया रिकॉर्डेड मोड दे रहे हैं। मैं प्रैक्टिकली रिकॉर्डेड मोड इसलिए प्रेफर करता हूं क्योंकि लाइव क्लासेस में आज भी ऐसा होता है कि बच्चा काफी ना गांव गांव से क्लास देख रहा है, और उसको क्लास देखते वक्त ना नेटवर्किंग इश्यूज आता है, या कभी मेरे यहाँ का नेट खराब है तो उसकी वजह से बच्चे को नेटवर्किंग इशू आता है और टाइम बहुत खराब हो जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि नेटवर्किंग इश्यूज की वजह से जो इंटरव्यूज एंड मीटिंग्स है वो इंटरप्ट हो सकती है। दूसरी चीज, प्रैक्टिकली जब आप जाके ऑडिट करते हो तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो चेक करते ही करते हो, आप साथ ही साथ क्लाइंट का बॉडी लैंग्वेज भी देखते हो, राइट। आप जब क्लाइंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हो, क्लाइंट से बातचीत करते हो, तो क्लाइंट का जो बॉडी लैंग्वेज होता है ना, वो भी बहुत कुछ क्लाइंट के बारे में बता देता है। लेकिन जब आप रिमोट ऑडिट करते हो तो यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सेस तुमको मिल जाएगा, बट तुम क्लाइंट के बॉडी लैंग्वेज को स्कैन नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे, क्लाइंट के बॉडी लैंग्वेज को स्कैन नहीं कर पाओगे, आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे चीजों को। जबकि कभी कभी क्या होता है, मान लो आप जब क्लाइंट से डायरेक्ट बातचीत कर रहे हो तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो देखकर आपको समझ में आ जाता है कि क्लाइंट कितना सच्चा है कितना झूठा है। लेकिन रिमोट ऑडिट में वो चीज आपको नहीं मिलने वाला है, तो वो भी एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद बोला देखो, प्रैक्टिकली आप जब सामने जाते हो आपको फिजिकल एक्सेस ऑफ हार्ड कॉपी मिलता है डॉक्यूमेंट्स का, तो उस डॉक्यूमेंट को ऑल्टर करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब जब आपको डॉक्यूमेंट का सॉफ्ट कॉपी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, डॉक्यूमेंट का सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट कॉपी मिल रहा है, क्योंकि आप रिमोट ऑडिट कर रहे हो, तो वहां पे उन डॉक्यूमेंट्स का ऑल्टरेशन थोड़ा आसान होता है, उन डॉक्यूमेंट्स में ऑल्टरेशन की संभावना कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट डॉक्टर डॉक्यूमेंट्स एंड टू omit relevant इंफॉर्मेशन इज इंक्रीज्ड। तो इसकी वजह से ऑडिटर को ज्यादा प्लानिंग करना होगा, राइट, ज्यादा प्लानिंग करना होगा, ज्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे, और सिक्योरिटी का ध्यान रखना होगा, सिक्योरिटी का ध्यान रखना होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखना होगा। फिर बोला, आप चाहे कितना ही रिमोट ऑडिट क्यों ना कर लें, कुछ सेंसिटिव आईटी इंफॉर्मेशन ऐसा होता है कि क्लाइंट शायद उसका आपको रिमोट एक्सेस कभी प्रोवाइड नहीं करेगा, क्लाइंट शायद आपको उसका रिमोट एक्सेस कभी प्रोवाइड नहीं करेगा, उस चीज को कभी भी क्लाइंट अलाउ नहीं करेगा। और अगर अलाउ करता भी है तो वहां सिक्योरिटी कंसर्न बहुत हाई होने वाला है, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दोस सिक्योरिटी कंसर्न। तो बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज ऐसे होंगे जिसका रिमोट एक्सेस आपको क्लाइंट कभी नहीं देगा। फॉर एग्जांपल, आपका क्लाइंट आपको अपने नेट बैंकिंग का एक्सेस जल्दी से पूरा नहीं देगा, क्योंकि भैया बहुत सेंसिटिव इशू है। व्हाट हैपेंस इफ क्लाइंट का पूरा पैसा साफ हो जाए बैंक से? तो एक तो कुछ सेंसिटिव एरियाज ऐसे होंगे जिसका एक्सेस शायद आपको क्लाइंट ना दे, और अगर देता भी है तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट का खासा ध्यान रखना होगा।
और देखना फिफ्थ पॉइंट क्या है, देखना अब जैसे कि हमने एडवांटेज में एक पॉइंट डिस्कस किया था, वाइडन्स द सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर्स फ्रॉम ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट्स। मतलब अब बैंगलोर का ऑडिट, बैंगलोर के कंपनी का ऑडिट गुवाहाटी में बैठा बैठा एक सीए फर्म भी कर सकता है, ठीक है, तो वो एडवांटेज था। लेकिन वो डिसएडवांटेज भी है। एक चीज बताना, अब जो बैंगलोर का सीए फर्म होगा तो बैंगलोर का जो लोकल लॉज रहने वाला है, लोकल रेगुलेशंस रहने वाला है, उसका बैंगलोर के ऑडिटर को आइडिया होगा। बट गुवाहाटी का जो ऑडिटर होगा, क्या उसको पता होगा कि बैंगलोर का लोकल कानून क्या है, लोकल लॉज क्या है, लोकल रेगुलेशंस क्या है? नहीं पता होगा। समझ रहे हो ना? तो लोकल ऑडिटर का फायदा क्या होता है कि उसको जो भी लोकल लॉज है, रेगुलेशंस है, उसका पता होता है। एक ये एडवांटेज होता है। दूसरा ये होता है कि वो जाके फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह प्रैक्टिकली कर सकता है, पर्सनली आपसे मिल सकता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को स्कैन कर सकता है। लेकिन यहां पे क्या होगा, जो दूसरा शहर का ऑडिटर होगा उसको लोकल कानून के बारे में तो पता ही नहीं है, लोकल रेगुलेशंस के बारे में तो पता ही नहीं है ना, वो फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह कर सकता है जाके। तो ये सारा उसका क्या हो गया सर, डिसएडवांटेज हो गया। ये सारा उसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिमोट ऑडिट, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इजी। तो एक क्या हो गया, नेटवर्क इश्यूज। नेटवर्क इश्यूज कहीं भी हो सकते हैं, क्लाइंट के वहां भी हो सकता है और मेरे यहां भी हो सकता है, ऑडिटर के यहां भी हो सकता है। बट कहीं भी नेटवर्क इशू क्यों ना हो, इंटरव्यूज इंटरप्ट हो सकती हैं। ऑडिटर विजुअलाइज नहीं कर पाएगा फैसिलिटी को, बॉडी लैंग्वेज स्कैन नहीं कर पाएगा। डॉक्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को डॉक्टर ऑल्टर करने का जो संभावना है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। हर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एक्सेस हो सकता है मुझे ना मिले। एंड कल्चरल चैलेंजेस होगा फॉर द ऑडिटर। लैक ऑफ नॉलेज फॉर लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस कुड इंपैक्ट द ऑडिट एंड ऑडिट प्रोसीजर्स लाइक फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड स्टॉक टेकिंग कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, रिमोट ऑडिट। हो सकता है 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी आ जाए, एक बार अच्छे से रीड कर लो। रिमोट ऑडिट होता क्या है, रिमोट ऑडिट के कंसिडरेशंस क्या क्या हैं, किसी भी कंसिडरेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, एंड एडवांटेजेस क्या है रिमोट ऑडिट का, एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है रिमोट ऑडिट का। आई डोंट थिंक यहां पे कुछ ऐसा निमोनिक वगैरह की जरूरत है, बिकॉज बहुत इजी पॉइंट्स हैं, बहुत आसान पॉइंट्स हैं, आपको ऐसे ही याद रह जाएगा।